तो हम बात करते हैं यार 15 जुलाई 2026 की डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में था, इसकी अगर हम बात करें तो 24/7 जुडिशियल एक्सेस एंड आर्टिकल 21 है, वो न्यूज़ में था। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पिटिशन ये हियर कर रहे थे, है ना, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर 24/7 जुडिशियल एक्सेसिबिलिटी को बताया कि ये होना चाहिए टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यार। एंड ऐसे केस लाइक जो लेट नाइट अरेस्ट होते हैं, जिसमें है ना डिमोलिशन ड्राइव्स होते हैं, जिसमें अर्जेंट एग्जीक्यूटिव एक्शन की जरूरत है, इसमें यहाँ पे 24/7 एक्सेस होना चाहिए, जुडिशियल एक्सेस होना चाहिए। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो इसके बारे में हम बात करें 24/7 जुडिशियल एक्सेस इन आर्टिकल 21। 24/7 judicial access and Article 21। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है इसका, वो क्या है यार? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इसका? और 24/7 जुडिशियल सर्विस। बिकॉज आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। अगर किसी को रात में अरेस्ट किया गया लेट नाइट, तो वो कैसे करेगा भाई? अगर कोर्ट तो बंद रहेगा तो बिना मतलब कि उसको अरेस्ट कर लेगा। तो उन सब चीज़ों में यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है यार। आर्टिकल 21 जहाँ पे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात होती है। आर्टिकल 32 क्लॉज 4 जो है वो नॉन सस्पेंशन ऑफ राइट्स की बात करता है यार। इसीलिए 24/7 जुडिशियल सर्विस होना चाहिए। एंड यहाँ पे आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को पावर देता है रिट जुरिस्डिक्शन का। हाई कोर्ट रिट्स पावर। एंड आर्टिकल 141 की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट जो भी चीज़ बोले वो बाइंडिंग होता है, ऐसा बोलता है यार। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, ये लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 141 प्रोवाइड दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 141 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स। आर्टिकल 32 जो है 32 क्लॉज 4 जो है ये बोलता है कि राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 32 शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज। जो कॉन्स्टिट्यूशन जब तक ना बोले उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे आर्टिकल 26 जो है वो रिट जुरिस्डिक्शन देता है कोर्ट्स को, लाइक कॉर्पस हेबियस का, टू हैव द बॉडी ऑफ मैंडेमस का, प्रोहिबिशन सर्चुरियो को वारंटो, है ना, ये सब को इस्तेमाल कर सकता है टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट फॉर एनी अदर पर्पस। यहाँ पे आर्टिकल 21 जो है ये बोला जाएगा, देखो भाई ठीक है, अगर 24/7 जुडिशियल सर्विस नहीं मिल रहा है, जुडिशियल एक्सेस नहीं है, तो ये क्या कर रहा है? जो आर्टिकल 21 है जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसको ये वायलेट कर रहा है। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल बनाने की बात की गई टू इंश्योर 24/7 जुडिशियल एक्सेसिबिलिटी। जो राइट ड्रिवन फ्रॉम आर्टिकल 21 है वो कौन सा है भाई? राइट्स मतलब जो डिराइव्ड है फ्रॉम आर्टिकल 21
जो डिग्निटी एंड प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रखना है, आर्टिकल 21 ये बोलता है यार। एजुकेशन एंड हेल्थ को अच्छा करना है, एजुकेशन राइट टू हेल्दी लाइफ के बारे में प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 21 जो है लाइवलीहुड एंड शेल्टर मिलना चाहिए सबको, लाइवलीहुड एंड शेल्टर। लीगल एड प्रोवाइड करने की बात करता है ये, लीगल एड एंड फेयर ट्रायल जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है। प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट आर्टिकल 22 के अंदर आता है, मेन तो है, लेकिन ये आर्टिकल 21 भी एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर आता है। ये प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये भी आर्टिकल 21 से जो राइट डिराइव किए गए हैं उसमें ये सब आते हैं यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आफ्टर आवर जस्टिस यार, समय के बाद जो है जस्टिस मिलने का क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ आफ्टर हावर, समय के बाद में कुछ घंटे में न्याय मिलने से क्या होता है। 24/7 यहाँ पे जैसे जुडिशियल इंटरवेंशन को, ये एक तरह से इमीडिएट जुडिशियल इंटरवेंशन को बताता है यार, इमीडिएट जुडिशियल इंटरवेंशन को बताता है। रिवर्स जो इरिपेरेबल हार्म है उसको ये प्रिवेंट करता है यार तुरंत, अगर उसको जस्टिस मिला तो। प्रिवेंशन ऑफ इरिपेरेबल हार्म, जो एग्जीक्यूटिव एक्सेस है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है बहुत ज़्यादा, एक पुलिस की बात करें अगर यहाँ पे कुछ गलत चीज़ें करने की कोशिश की तो उसको यहाँ पे रोकता है। सो इट ओवरसाइट ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्सेस, रूल ऑफ लॉ को रीइंफोर्स करता है। रीइंफोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ाता है। सो एनहांसमेंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, एनहांसमेंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं यार 24/7 जुडिशियल एक्सेस, हम ठीक है कुछ नियम बना दें बट उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ेंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस की बात करें तो जो जजेस का शॉर्टेज है, स्टाफ का शॉर्टेज है, 24/7 कर देंगे तो एक तरह से दिक्कत हो जाएगा यार। शॉर्टेज ऑफ जजेस एंड स्टाफ की कमी है, 24/7 करेंगे तो और कमी हो जाएगा एक प्रकार से, है ना। यूनिफॉर्म इमरजेंसी मैकेनिज़्म की कमी है, तो ये सब चैलेंजेस हो गए, है ना। लैक ऑफ यूनिफॉर्म इमरजेंसी मैकेनिज़्म, रूटीन केस मिसयूज़ हो सकता है यार। रिस्क ऑफ रूटीन केस मिसयूज़। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल बर्डन है वो आ सकता है यहाँ पे, अगर हम 24/7 जुडिशियल सिस्टम को यहाँ पे लागू करें। सो फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्विंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा, है ना। मतलब प्रिजर्व करना बहुत वो हो जा रहा है कि इंडिपेंडेंस को आप प्रिजर्व करना 24/7, अगर आप एक्सेस प्रोवाइड करो और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इम्प्लीमेंट करो, प्रिजर्व रखो, तो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस की बात करें तो आगे करना क्या है, व्हाट इज़ द प्रपोज्ड वे फॉरवर्ड। प्रपोज्ड वे फॉरवर्ड, तो एक नेशन वाइड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना होगा यार, नेशन वाइड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग
प्रोसीजर बनाना होगा। बाकी 24/7 इमरजेंसी जुडिशियल बेंचेस बनाने होंगे। डिजिटल इमरजेंसी फाइलिंग पोर्टल बनाने की ज़रूरत है यार। डिजिटल इमरजेंसी फाइलिंग पोर्टल बनाने की ज़रूरत है। ऑल्सो अर्जेंट केस कौन सा है ये सबको कैटेगराइज करना होगा ना। डिफाइंड डेफिनेशन बनाने होगा कि किसको अर्जेंट केस बोले हैं। सो एक डिफाइंड अर्जेंट केस कैटेगरीज बनाने की ज़रूरत है। टाइम बाउंड रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड जो है, टाइम बाउंड रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाने होंगे। बाकी वर्चुअल हियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। सो लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करें, जिससे यहाँ पे 24/7 एक्सेस की जो बातें हैं वो यहाँ पे आई। सो दी इवोल्यूशन थ्रू लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करें, इवोल्यूशन थ्रू लैंडमार्क जजमेंट्स, तो जो मेनका गांधी केस है 1978 का, उसके अंदर फेयर प्रोसीजर बनाने की बात की गई यार। ये जो मेनका गांधी जजमेंट है, ठीक है, मेनका गांधी जो जजमेंट है उसके अंदर क्या बोला गया 1978 में, मेनका गांधी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है उसके अंदर आर्टिकल 21 मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रिजनेबल ऐसा बोला गया। एंड आर्टिकल 21 को 14 एंड 19 के साथ लिंक किया गया। मेनका गांधी केस ऑफ 1978 में फेयर प्रोसीजर होना चाहिए, है ना। जो प्रोसीजर्स होना चाहिए आर्टिकल 21 के अंदर वो जब जस्ट होना चाहिए ना। जो ओल्गा टेलिस केस के अंदर ना 1985 में क्या बोला गया, राइट टू लाइवलीहुड की बात की गई। ओल्गा टेलिस केस ऑफ 1985 में राइट टू लाइवलीहुड की बात की गई। बाकी जो डीके बसु केस ऑफ 1997 है वहाँ पे कस्टोडियल सेफ गार्ड जो है वो बनाना है डीके बसु केस में कि यार, है ना। डीके बसु में बोला कि जो कस्टोडियल टॉर्चर एंड आर्बिट्री अरेस्ट होता है उसके अगेंस्ट यहाँ पे सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। जो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी है उसको इसने स्ट्रेंथन किया। ओल्गा टेरिस जो था वो राइट टू लाइवलीहुड को रिकोगनाइज करता है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, है ना। राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 के अंदर है उसके अंदर। केस पुट्टोस्वामी केस जो है 2017 का, उसने राइट टू प्राइवेसी की बात की। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऐसा बोला गया यार। राइट टू प्राइवेसी जो है केस पुट्टा स्वामी 2017 का केस है, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। एंड नवतेज सिंह जोहार केस ऑफ 2018 जो है वो नवतेज सिंह जोहार जो केस है ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, दैट इज़ एक तरह से जो कॉन्सेक्सुअल सेक्स है, सेम सेक्स रिलेशनशिप है। नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2018, इसने एक तरह से इसको डिक्रिमिनलाइज किया एंड डिग्निटी प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को एक तरह से अपहेल्ड करता है ना। इसी के अंदर यहाँ पे नवतेज सिंह जोहार के अंदर जो होमोसेक्सुअलिटी है इट इज़ डिक्रिमिनलाइज्ड यार। मतलब इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को इसने बढ़ाने की बात की। मनिहार
इलियाज जो केस है उसने राइट टू वॉक सेफ्टी अभी 2026 के अंदर यहाँ पे जो फुटपाथ है, राइट टू, है ना, वॉक सेफली ऑन पब्लिक फुटपाथ इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 21, ये मनियार इलियास केस के अंदर बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मनियार इलियास केस ऑफ 2026 में क्या बोला गया? राइट टू वॉक सेफली इन फुटपाथ इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ। सो यहाँ पे ये जो ग्लोबल एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं ऑफ प्रोटेक्शन, तो 24/7 जुडिशल सर्विसेज जो हम बोल रहे हैं, दुनिया भर में भी बहुत सारी जगह हैं जैसे यहाँ पे चल रही हैं। सो ग्लोबल एग्जांपल्स की बात करें, ग्लोबल एग्जांपल्स ऑफ प्रोटेक्शन, तो यूके में 24/7 ड्यूटी जजेस हमको देखने को मिलते हैं यार। यूएसए के अंदर जो फेडरल इमरजेंसी ड्यूटी जजेस हैं वो हैं फेडरल इमरजेंसी ड्यूटी जजेस देखने को मिलते हैं। ECHR यूरोपियन जो ECHR है वहाँ पे, मतलब जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ECHR की बात करें तो वहाँ पे रूल 39 में इंटरिम मेजर्स लिए गए हैं फॉर जजेस, है ना। इंटरिम मेजर्स टू अलाउ कोर्ट टू इशू अर्जेंट डायरेक्शन टू प्रिवेंट डिपोर्टेशन या फिर एक्स्ट्राडिशन यार। उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका का अर्जेंट कोर्ट प्रोसीजर्स जो होते हैं साउथ अफ्रीका में, अर्जेंट कोर्ट प्रोसीजर्स होते हैं। कनाडा के अंदर आफ्टर आवर इमरजेंसी हियरिंग देखने को मिलता है। अरेस्ट किया गया किसी को द्वारा तो उसको यहाँ पे इमरजेंसी हियरिंग होती है इसकी। तो ये हमने बात की कि दुनिया भर में क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही हैं रिगार्डिंग 24/7 जुडिशियल एक्सेस की बात की यार। इस तरह की चीज़ें जो है ये हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, बिकॉज IAS करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? बायोलॉजी। IAS बनने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? करंट अफेयर्स, सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ड्राफ्ट नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी की, बिकॉज जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने रिलीज़ किया ड्राफ्ट नेशनल रिसर्च पॉलिसी 2026, है ना, फॉर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। तो इसके बारे में हम बात करें, ये है क्या ड्राफ्ट नेशनल रिसर्च पॉलिसी? ड्राफ्ट नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी 2026 की बात करें सबसे पहले तो इसके ओवरव्यू की बात करें तो ये है क्या? ओवरव्यू की बात करें सो फर्स्ट यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी है ये, जो कि मॉडर्नाइज करेगा 2011 का जो फ्रेमवर्क है, एक तरह से बायोमेडिकल डिजिटल हेल्थ सिस्टम को एक तरह से मॉडर्नाइज करने की बात करता है। फर्स्ट यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी है, ये मॉडर्नाइज करेगा 2011 फ्रेमवर्क को। स्कोप की बात करें सो बायोमेडिकल डिजिटल हेल्थ सिस्टम मतलब क्या है?
एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को यहाँ पे ये बढ़ावा देगा, मतलब जो एड्रेस करेगा जो हेल्थ चैलेंजेस हैं, इंडिजिनस इनोवेशन है, उसको यहाँ पे ये प्रमोट करेगा यार। ये ड्राफ्ट नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी जो है वो क्या है, यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी है जो कि एंटायर हेल्थ रिसर्च इकोसिस्टम को कवर करेगा, जिसमें बायोमेडिकल साइंस हो गया, क्लिनिकल मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं, है ना, हेल्थ सिस्टम हो गया, इनमें यहाँ पे इसको साइंटिफिकली अलाइन करेगा। हेल्थ प्रायोरिटीज़ के साथ इंडिजिनस इनोवेशन पे फोकस किया जाएगा, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग किया जाएगा, इसको स्ट्रेंथन करेगा। ऐसो जो आउटकम्स होंगे वो मेज़र किए जाएंगे, है ना, कैसे कर रहे हैं उस हिसाब से रिसर्च इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जो ड्राफ्ट नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी लाया गया, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें ये अलाइन करता है विद डिसीज बर्डन, अलाइन विथ डिसीज बर्डन, प्रमोट करता है जो इंडिजिनस इनोवेशन है उसको, प्रमोट इंडिजिनस इनोवेशन, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को बढ़ाना की बात करता है ये, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करने की बात करता है, मेजरेबल आउटकम्स को इंश्योर करेगा जिससे बाकी जो रिसर्च इन्वेस्टमेंट हैं वो लिंक किया जाएगा, इंश्योर मेजरेबल आउटकम्स। बाकी जो की प्रपोजल इसके अंदर किए गए, की प्रपोजल्स की बात करें, की प्रपोजल्स के अंदर जो नेशनल हेल्थ रिसर्च एजेंडा उसका प्रपोजल रखा गया, जिसके अंदर पीरियोडिक प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, पीरियोडिक प्रायोरिटी आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, हेल्थ इक्विटी एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की बात की गई इसके अंदर, हेल्थ इक्विटी एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की बात की गई। प्रायोरिटी रिसर्च एरियाज कौन कौन से हैं यार, प्रायोरिटी रिसर्च एरिया की बात करें तो टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया, एंड जो वेक्टर बोर्न डिसीजेज हैं उन सब पे ध्यान देंगे, कैंसर एंड नेशनली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पे रिसर्च के ध्यान देंगे, और मेंटल हेल्थ एंड एनीमिया पे ध्यान देने की बात की गई, मेंटल हेल्थ एंड एनीमिया पे ध्यान देने की बात की गई, है ना, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पे यहाँ पे रिसर्च को प्रायोरिटाइज करेंगे। ये सब प्रपोजल्स रखे गए। बाकी जो 3 टायर गवर्नेंस है, 3 टायर गवर्नेंस के लिए प्रपोजल रखा गया कि स्टीवर्डशिप कमेटी होगा जो कि स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन करेगा, एक DHR होगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ रिसर्च DHR होगा यार, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च टायर में पहले तो नेशनल हेल्थ रिसर्च स्टीवर्डशिप कमेटी होगी जो कि ओवरऑल स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन देखेगा, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च होगा जो कि नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगा, एंड एक हमारे पास ICMR होगा जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो साइंटिफिक एंड टेक्निकल लीड रखेगा। तो एक 3 टायर यहाँ पे गवर्नेंस देखा गया, उसके नीचे नहीं सब एक जगह में रहेंगे, बट हाँ एक तरह से काम करेंगे
तीन तरीके से 3 टायर के ऊपर काम होगा यहाँ पे, है ना। एक स्टीवर्डशिप कमिटी, जो कि स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम करेगा। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च जो है ये नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो साइंटिफिक एंड टेक्निकल लीड प्रोवाइड करेगा। और क्या प्रपोजल्स रखे गए यार, एक रेगुलेटरी एंड एथिकल रिफॉर्म्स लाने की बात की गई। रेगुलेटरी एंड एथिकल रिफॉर्म्स लाने की बात की गई, लाइक नेशनल रिसर्च इंटीग्रिटी ऑफिस बनाया गया। नेशनल रिसर्च इंटीग्रिटी ऑफिस NRIO, एंड यहाँ पे जो AI है उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ करने की बात की गई। एथिक्स जो अप्रूवल है इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे यार, स्ट्रीमलाइन एथिक्स अप्रूवल। बाकी जो रिसर्च इवैल्यूएशन है यहाँ पे उसके ऊपर प्रपोजल रखा गया। हमारे पास जो साइटेशन है उस जो शिफ्ट हमको देखने को मिला है, साइटेशन से रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को हमको यहाँ पे देखना होगा, एवेलुएट करना होगा। रिसर्च इवैल्यूएशन की बात करें तो हमको शिफ्ट देखने को मिला फ्रॉम साइटेशंस, बस देख रहे हैं उसको, टू रियल वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, इस पे शिफ्ट लाना होगा। एंड ऑल्सो ICMR का जो इम्पैक्ट है ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन स्केल, ICMR इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन स्केल, इसके ऊपर ध्यान देना। बाकी जो इन्वेस्टमेंट टारगेट्स यहाँ पे रखे गए हैं इसके बारे में बात करें, जो इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया है इन्वेस्टमेंट टारगेट्स की बात करें तो 0.072% ऑफ GDP यहाँ पे करने की बात की गई। यहाँ पे रिसर्च पे इतना देंगे 2037 तक, एंड 0.15% ऑफ GDP देंगे बाय 2047 तक। ये इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया। बाकी जो पॉलिसी बनाने की ज़रूरत क्यों है भाई, व्हाट इज़ द नीड फॉर पॉलिसी, नेशनल ड्राफ्ट हेल्थ रिसर्च पॉलिसी बनाने की ज़रूरत क्यों है, नीड फॉर पॉलिसी बिकॉज जो रिसर्च इकोसिस्टम है वो फ्रेगमेंटेड है, तो एक पॉलिसी बनाना हो जिससे सबको इंटीग्रेट कर सकें। फ्रेगमेंटेड रिसर्च इकोसिस्टम है उसको एक साथ लाने के लिए लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए यहाँ पे रिसर्च फ्रेमवर्क लाएंगे जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। रीजनल डिस्पैरिटीज हमको देखने को मिला इन इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड ट्रांसलेशन, है ना, क्लिनिकल प्रैक्टिस का ट्रांसलेशन बहुत कम हो रहा है, इसीलिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पड़ी यार। क्लिनिकल प्रैक्टिस में उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटल नेक्स हैं, इसीलिए तो क्या बनाना पड़ा, पॉलिसी बनाना पड़ा।
बाकी जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे जो कि इस नेशनल रिसर्च पॉलिसी को यहाँ पे बढ़ावा देंगे, इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं। मेजर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो एपेक्स बॉडी है। एम्स जो है क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशनल एस्पेक्ट को देखेगा। NIN जो है वो न्यूट्रिशन रिसर्च की बात करता है यहाँ पे। एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है ये पॉलिसी बनाएगा, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है। सो ये हमने बात की अबाउट दी ड्राफ्ट नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी 2026 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन की एंड जो SO2 एमिशन की बात करते हैं। जो CREA का जो रिपोर्ट आया था, मतलब जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी का जो रिपोर्ट आया था, इसने बताया कि 81% जो सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो एमिशन है फ्रॉम कोल प्लांट्स, जो कि जो 300 किलोमीटर रीजन में है यहाँ पे दिल्ली NCR के, है ना, इट कम फ्रॉम ऐसे प्लांट जो कि फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन से एग्जेम्प्टेड हैं। ये सल्फ्राइजेशन डिसल्फ्राइजेशन के लिए एक इंस्टॉलेशन किया जाता है, इनसे 81% सल्फ़र डाइऑक्साइड आ रहा है। तो इसके बारे में न्यूज़ था, मतलब एक फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन यूनिट्स होते हैं जिससे जो सल्फ़र निकलने वाले जो चीज़ें हैं वो रुक जाते हैं। बट यहाँ पे बोला कि 300 किलोमीटर के रीजन में ज़्यादातर जो 81% जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो उन रीजन से, उन कोल प्लांट से आ रहा है जो कि एग्जेम्प्टेंट है। 2025 को जुलाई में नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर ये रिपोर्ट ने बोला। तो इसके बारे में हम बात करें, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन एंड SO2 एमिशन की। सो CREA के रिपोर्ट के बारे में बात करें सबसे पहले तो हम बात करते हैं CREA की, जिसने रिपोर्ट दिया है ये है क्या। ये जो CREA है, इट इज़ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट्स, है ना। सेंटर फॉर एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट्स की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ फाउंडेड इन 2019। यानी किस पे फोकस करता है, क्लीन जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, सेंटर फॉर एनर्जी एंड क्लीन एयर की बात करें तो ये किस पे फोकस करता है यार, इट फोकस ऑन एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट पॉलिसी। ये फोकस करता है ऑन एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट पॉलिसी। बाकी जो गोल की बात करें, इसका गोल क्या है CREA का, सेंटर फॉर क्लीन एयर, है ना, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ये किस पे फोकस करता है, तो इसका गोल क्या है, साइंटिफिक एनालिसिस करना, पॉलिसी रिकमेंडेशन देना, साइंटिफिक एनालिसिस करना एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन करना, ये सब इसके गोल्स हैं यार। बाकी जो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन की बात करें तो ये इंस्टॉलेशंस होते हैं। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन की बात करें सो
flue gas desulfurization, एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है ये, एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है। ये जो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है यार? फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन जो है ये अल्कलाइन एब्जॉर्बेंट इस्तेमाल किया जाता है, लाइक लाइम या फिर लाइमस्टोन जो कि सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अल्कलाइन एब्जॉर्बेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक लाइमस्टोन और लाइम। ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं यार, कैप्चर कर लेते हैं SO2 को, केमिकल कैप्चर ऑफ SO2 ऑल्सो। ये क्या करते हैं, SO2 को कैप्चर करके सल्फर डाइऑक्साइड जो लाइमस्टोन है वो जिप्सम बना देता है, कन्वर्जन टू जिप्सम। बाकी ये जो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन है इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो अप टू 95% सल्फर डाइऑक्साइड को ये कैप्चर कर लेता है। एफिशिएंसी की बात करें तो अप टू 95% सल्फर डाइऑक्साइड को ये रिमूवल करता है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें SO2, सो इस SO2 के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पंजेंट रिएक्टिव गैस होता है ये SO2 जो है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इज अ पंजेंट रिएक्टिव गैस। सल्फर डाइऑक्साइड का जो सोर्स है, कहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है यार? कोल के जलने से, कोल कंबसन से ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं। दुनिया में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया इज़ लार्जेस्ट एमिटर। बाकी ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका इम्पैक्ट की बात करें तो हेल्थ के अंदर ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेटरी या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज कस कर सकता है, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज कस कर सकता है। इन्वायरमेंट की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन या फिर इकोसिस्टम को डिग्रेड भी कर सकता है यार। जब वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो ये एसिड रेन कस करता है एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन कस करता है। ऑल्सो ये प्रिकर्सर है यार, सल्फर डाइऑक्साइड इज द प्रिकर्सर टू सेकेंडरी जो PM2.5 बनते हैं उससे सल्फर डाइऑक्साइड से ही बनते हैं यार। सो इट इज़ अ प्रिकर्सर टू सेकेंडरी PM2.5। बाकी एमिशन नॉर्म की बात करें तो जो एमिशन नॉर्म है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, एमिशन नॉर्म्स इवोल्यूशन की बात करें तो 2015 में है ना फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यूनिट इंस्टॉल करना मैंडेटरी है, ऐसा आया भाई 2015 में। एंड 2021 के अंदर कैटेगरी बनाया गया ABC, इस तरह से क्लासिफिकेशन करके कैटेगरी बनाया गया। एंड जुलाई 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है, जुलाई 2025 का जो नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन में कैटेगरी A जो है उनको मैंडेटरी है लगाना बाय 2027 एंड जो कैटेगरी B है वो केस बाय केस बेसिस की लगा सकते नहीं लगा सकते, बट केस
कैटेगरी सी के अंदर दे आर एक्सेप्टेड फ्रॉम मैंडेटरी इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन यूनिट्स। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी नहीं है, जो नहीं लगाए हैं, उनमें ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन देखने को मिल रहा है दिल्ली एनसीआर के रीजन, इसीलिए रीजन के अराउंड, इसीलिए न्यूज़ में था यार ये। सो की बात करें तो कैटेगरी ए जो है उसमें बोला गया मैंडेटरी है बाय 2027। कैटेगरी बी केस बाय केस बेसिस पे देखते हैं। बाकी जो कैटेगरी सी है इट इज़ exempted from mandatory installation। बाकी जो ये CREA का जो रिपोर्ट फाइंडिंग है उसकी बात करें, सेंटर फॉर रिसर्च इन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसकी जो रिपोर्ट की फाइंडिंग है उसकी बात करें, CREA रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की बात करें तो ये 78% ऑफ कोल प्लांट जो है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन इंस्टॉलेशन। 78% ऑफ कोल plants are exempt from flue gas desulfurization installation। तो उससे ज़्यादा SO2 निकल रहा है। 81% ऑफ जो दिल्ली NCR का जो SO2 है इट इज़ फ्रॉम जो एग्जेम्प्टेड प्लांट है उनसे ज़्यादा CO2 SO2 यहाँ पे निकल रहा है। बाकी रीजनल पॉल्यूशन की बात करें तो जो SO2 है इट ट्रैवल्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, है ना। तो दिल्ली एनसीआर को और भी ज़्यादा पोल्यूटेड कर रहा है। बाकी फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो ये सिग्निफिकेंटली, है ना, ये लोअर कर देता है यार। फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन यूनिट करने से जो एमिशन है सल्फर डाइऑक्साइड का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इट सिग्निफिकेंटली लोअर एमिशंस। बाकी जो इसने रिकमेंड की है दैट इज सेंटर फॉर रिसर्च इन, जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर है CREA, इसके रिकमेंडेशन की बात करें कैसे SO2 एमिशन को कम करेंगे यार। CREA इसके रिकमेंडेशन की बात करें तो यूनिवर्सल फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन इंस्टॉलेशन करना चाहिए आसपास सब जगह का। तो ये बोला गया कि ऐसा करना चाहिए, हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन है वो कम हो पाएगा, है ना। यूनिवर्सल फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन यूनिट्स फॉर ऑल प्लांट्स जो है ये रिकमेंड किया इसने। एंड जो पब्लिकली अवेलेबल रियल टाइम CEMS डाटा जो है वो यहाँ पे अवेलेबल कराया गया। एंड रेगुलर डिस्क्लोजर ऑफ फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन कॉम्प्लायंस, कि यार आप मान रहे हो कि नहीं फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन से, ये बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो हमको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है क्या यार, मैनेजमेंट, है ना, स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है मैनेजमेंट इन हाई रिस्क रीजन, जहाँ पे लाइक दिल्ली NCR वाला रीजन हो गया, इसमें हाई रिस्क रीजन्स में यहाँ पे मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना होगा। तो ये हमने बात किया अबाउट दी फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन दी SO2 एमिशन। जो CREA का जो रिपोर्ट है दैट इज़ दी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर का जो रिपोर्ट है उसके बारे में बात किया, क्या फाइंडिंग्स थे और क्या रिकमेंडेशन इसने दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट दी कैन कंप्रेस्ड बायोगैस की। तो
जो वेस्ट एशिया में जो टेंशन्स देखने को मिल रहे, जैसे हमारे पास क्रूड ऑयल एलपीजी सप्लाई रूट यहाँ पे एक तरह से डिसरप्ट हुआ था, उसकी वजह से जो डिबेट है वो बहुत बढ़ गया था भाई कि कंप्रेस्ड बायोगैस जो है इंडिया का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम करेगा। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ में था, कैन कंप्रेस्ड बायोगैस स्ट्रेंथन इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी। तो इसके बारे में हम बात करें कंप्रेस्ड बायोगैस एंड इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। compressed biogas and India's energy security। सबसे पहले तो इंडिया से एनर्जी वल्नरेबिलिटी की बात करें कि इंडिया के अंदर जो एनर्जी प्रॉब्लम्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं यार। यहाँ पे इंडियास एनर्जी वल्नरेबिलिटी की बात करें तो इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है अराउंड 85% क्रूड ऑयल जो है उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं यार, हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंस की बात करें तो अराउंड 85% जो क्रूड ऑयल है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। बाकी जो सप्लाई रूट है वो बहुत ज़्यादा रिस्क में है यार, लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई आता है और ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ईरान जो है बार बार इसको ब्लॉक कर देता है। जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा ये एक तरह से रिस्की रूट है ये, है ना, बिकॉज वेस्ट एशिया जो है यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। बाकी जो बायोगैस अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो है बायोगैस जो है, अगर हम वेस्ट से एनर्जी बना रहे हैं, बायोगैस के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं यार। पहले के ज़माने में जो गोबर गैस इस्तेमाल किया था उसके क्या बेनिफिट्स जो किया हमने बंद तरह से बंद कर दिया है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करेगा ये, हमको इंपोर्ट कम कराना पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो ये जो बायोगैस है एक तरह से क्रॉप रेसिड्यू से, कैटल डंग से ना, गाय के गोबर से यहाँ पे इसको बना सकते हैं। म्यूनसिपल एंड सीवेज वेस्ट इसको बना सकते हैं। बाकी जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स की बात करें है ना, नेट ज़ीरो 2070 में जो टारगेट हमने रखा है नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे तो उसका टारगेट को फुलफ़िल करने में हेल्प करेगा। टेक्निकल ओवरव्यू की बात करें टेक्निकल ओवरव्यू की बात करें तो जो बायोगैस है, ये बायोगैस जो है एनारोबिक डिकम्पोजिशन से बनता है यार। ना यहाँ पे 50 to 70% मीथेन कंटेंट होता है। बाकी जो कंप्रेस्ड बायोगैस है जो कंप्रेस्ड बायोगैस है ये प्यूरीफाइड होता है, इसमें मीथेन कंटेंट ज़्यादा होता है, 90 to 95% होता है। इट्स प्यूरीफाइड फॉर्म ऑफ बायोगैस, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कंप्रेस्ड बायोगैस। इसमें 90 to 95% मीथेन होता है एंड ये फंक्शनली सिमिलर होता है टू सीएनजी।
इज फंक्शनली सिमिलर टू CNG। बाय प्रोडक्ट की बात करें तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो यहाँ से मिलता है, इसको खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर जिसमें FOML की बात करते हैं, दैट इज़ फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। FOM क्या है? फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। एंड ये क्या है? लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये हम बना सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव जो कि बायोगैस को प्रमोट करने के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रमोट करने के लिए लिए गए थे, उसकी बात करें तो जो STAT इनिशिएटिव है, SATAT जो इनिशिएटिव है, दैट इज सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे ये 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाने का टारगेट रखता है यार। 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स टारगेट्स। बाकी जो गोबर्धन है, गोबर्धन स्कीम की बात करें तो इसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट वेस्ट टू वेल्थ की। एंड मैंडेटरी कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग की जो बात की गई गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें हमारे पास 1% जो 2026 फाइनेंशियल 2026 में इस्तेमाल किया, इससे 5% तक हम ब्लेंड करेंगे, ये बोला गया। मैंडेटरी कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन जो गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है, 1% ब्लेंडिंग होना चाहिए कंप्रेस्ड बायोगैस का इन CNG एंड पाइप नेचुरल गैस PNG में। तो ये इसको धीरे धीरे बढ़ा के हम 5% तक करेंगे फाइनेंशियल 2029 में, ये बोला गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्केलिंग चैलेंजेस जो हैं यहाँ पे, सो हाई कैपिटल कॉस्ट एंड फाइनेंसिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। हाई कैपिटल कॉस्ट एंड फाइनेंसिंग जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाना है उसका यहाँ पे सोर्स स्ट्रक्चर जैसे जो बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं बना पा रहे हैं यार। सो स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है। बाकी जो फीड स्टॉक शिफ्ट की जो रिस्क है उसके बारे में बात करें, फीड स्टॉक शिफ्ट रिस्क की बात करें तो ये फूड एनर्जी कन्फ्लिक्ट हमको बार बार देखने को मिलता है यार। फूड एनर्जी कन्फ्लिक्ट बार बार देखने को मिलता है। थ्रेट है टू क्रॉप डाइवर्सिटी, है ना, बिकॉज आप इससे एक ही चीज़ को उगाओगे, एक चीज़ गैस बनाने के लिए मेज़ कल्टीवेशन कंसर्स, क्योंकि मेज़ से ज़्यादा यहाँ पे बायोगैस बनेगा तो इसको ज़्यादा लोग उगाएंगे तो इसके कल्टीवेशन से पानी ज़्यादा लगता है, तो इसके कंसर्न्स हैं हमारे पास। सो ये स्केलिंग चैलेंजेस की बात की। बाकी ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें, दुनिया में क्या स्टेप्स लिए गए ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें तो यूरोप, चाइना, US में 90% ग्लोबल प्रोडक्शन यहाँ पे इनके अंदर देखने को मिलता है, तो इसीलिए इनका इंपोर्ट कम कर, है ना, कम डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे। ये अराउंड 90% ग्लोबल जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन होता है वो यही करते हैं यार। जर्मनी में स्मॉल स्केल प्लांट बोनसेस देखते हैं यार, जो स्मॉल स्केल प्लांट बनाते हैं उनको यहाँ पे बोनस मिलता है, ये जर्मनी का स्कीम है। तो इस प्रकार की स्कीम हम भी अपना सकते हैं, है ना। पहले जो है गोबर गैस जो अपने आंगन या फिर अपने घर के पीछे साइड बनाने से पहले बोनस मिलता था, तो उसी प्रकार की जो इंसेंटिव है वो जर्मनी प्रोवाइड करता है। डेनमार्क में तो 100% बायोमीथेन जो है 2030 तक करने की बात की गई है, जो कि वेस्ट बेस्ड होगा यार। डेनमार्क के अंदर 100% बायो
मीथेन बाय 2030 तक ये बनाने की बात की गई है, जो कि क्या होना चाहिए, वेस्ट बेस्ड। बाकी हमको आगे करना क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड की बात करें तो ये प्रायोरिटाइज करता है जो वेस्ट है ओवर फूड क्रॉप्स, प्रायोरिटाइज्ड वेस्ट ओवर फूड क्रॉप्स। हमको फूड क्रॉप्स ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा या फूड क्रॉप्स नहीं भाई, वेस्ट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। स्ट्रेंथन करना होगा जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ये जो बायोगैस प्लांट हैं उनको दे के और ज़्यादा सेटअप होंगे यार। डेवलप करना होगा स्टोरेज एंड पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। ना एक स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क इंश्योर करना होगा, इंश्योर स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क। फूड एनर्जी बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है कि फूड ठीक है, फूड भी ज़रूरी है और एनर्जी भी ज़रूरी है। ऐसे नहीं सिर्फ एनर्जी के रिलेटेड हम यहाँ पे फूड स्टॉक मतलब फीड स्टॉक बना रहे हैं, तो अपने को फूड एंड एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हमने बात की अबाउट कंप्रेस बायोगैस एंड एनर्जी सिक्योरिटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट जो यूनियन गवर्नमेंट ने अमेंड किया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में जो आया था, उसको अमेंड किया और उसमें एक्सपांड किया जो डेफिनेशन है इसको। ऑल्सो यहाँ पे जो एसिड अटैक विक्टिम्स है उसको भी यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर लाया गया है ना, इनको इंटरनल इंजरीज मिलते हैं बिकॉज ऑफ इंजेक्शन ऑफ एसिड और सिमिलर कोरोसिव सब्सटेंस है ना, वो सबको भी यहाँ पे एक ऐड किया गया। तो इसके बारे में हम बात करें, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, इसको जो अमेंडमेंट किया गया 2026 में, ओरिजिनली 2016 में आया था बट अमेंड किया गया इसको। सबसे पहले ये राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 2016 की बात करें, अबाउट राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 2016 की बात करें तो इसके अंदर जो लीगल कॉन्टेक्स्ट है यार, जो लीगल कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, ये 2016 में इनेक्ट किया गया था, enacted in 2016 and it is effective 2017 से इफेक्टिव है एंड इट रिप्लेस 1995 का जो एक्ट है उसको इसने रिप्लेस किया। बाकी इसके अंदर जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो डिग्निटी एंड इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसको लाया गया यार। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो डिग्निटी एंड इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसको लाया गया। UNCRPD अलाइनमेंट की बात करें, ठीक है, ये है क्या, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ अलाइन करने के लिए लॉन्च किया गया था बिकॉज इंडिया इसका सिग्नेटरी है। ह्यूमन राइट ट्रीटी बेसिस है यार, ये ह्यूमन जो राइट्स ट्रीटी का ये बेसिस है। बाकी जो डिसेबिलिटी का जो स्कोप है, किस किस को यहाँ पे ये अधिकार दिए बहुत सारे। सो जो डिसेबिलिटी का स्कोप है इसमें 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, 21 टाइप्स ऑफ
डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया कि जिसमें जो बेंच मार्क डिसेबिलिटी है मिनिमम 40% होना चाहिए, उससे ज़्यादा। एंड यहाँ पे इम्पेयरमेंट एंड बैरियर डेफिनेशन रखा गया है। इम्पेयरमेंट एंड बैरियर डेफिनेशन मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी एक ऐसा इंसान होता है जो लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट से जूझ रहा हो, है ना। एंड इससे इसके फुल इफेक्टिव पार्टिसिपेशन को ये हिंडर कर रहे हो सोसाइटी के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेबल बोलेंगे। सो इसमें इम्पेयरमेंट एंड बैरियर डेफिनेशन दिया गया इसका। बाकी जो 2026 में अमेंडमेंट हुआ इसके अंदर उसकी बात करें, 2026 में जो अमेंडमेंट हुए, अभी इसके हाइलाइट्स की बात करें तो जो डेफिनेशन है कि किसको यहाँ पे डिसेबल पर्सन बोलेंगे, उसका एक्सपांड किया गया इसके डेफिनेशन को। एसिड इंजेक्शन भी यहाँ पे जो जिन्होंने सपोज करो कोई एसिड को इंजेस्ट कर लिया है, उसके जो सर्वाइवर्स हैं उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। एसिड इंजेक्शन सर्वाइवर्स जिनको इंटरनल इंजरी जिसमें यहाँ पे होना चाहिए, है ना, इसको इंक्लूड किया गया, है ना। ऑल्सो जो लीगल गैप्स हैं उसको एक तरह से क्लोज किया। बहुत जगह यहाँ पे लीगल चीज़ें होती थी जिसको यहाँ पे अधिकार नहीं मिल पाते थे। तो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स की बात करें तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी देखने को मिलता है यार। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी देखने को मिलता है इसका कि पहले अभी जो है आया, ठीक है, किसी को नहीं मिला तो वो ले सकता है अपना अधिकार, क्लेम कर सकता है। से क्लेम फॉर प्री मई 2026 से पहले जो इंजरी हुई है वो भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डेट जो है वो क्या है, मई 22 2026 के पहले। बाकी क्रिमिनल लॉ अलाइनमेंट्स की बात करें तो ये अलाइन करता है विथ BNS सेक्शन 124 के साथ। एंड अगर कोई इसको नहीं देता तो उसको पनिशमेंट मिल सकता है 10 years to life। ऑल्सो इट कवर्स थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पे जो 2026 में अलाइनमेंट किया गया उसके अंदर जो अमेंडमेंट में यहाँ पे जो भारतीय न्याय संहिता का 124 सेक्शन है जो कि क्या बोलता है ना, वॉलंटरी काजिंग ग्रीवियस हर्ट क्रिमिनलाइज बोथ एसिड थ्रोइंग, किसी के ऊपर तेजाब फेंक दे रहा है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कोई खा डाल दिया उसके अंदर, तो वो दोनों पनिशेबल हैं 8-10 साल के लिए, और इम्प्रिजनमेंट अगर कोई ऐसा करता है तो आपको पता होना चाहिए। BNS 124 के अंदर जो इट कवर्स, BNS 124 इट कवर्स थ्रोइंग, अगर आप किसी के ऊपर तेजाब कोई फेंकता है या फिर उसको पिला देता है तो उसको यहाँ पे 10 साल या फिर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है यहाँ पे उसकी बात करें तो जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन लाइक आर्टिकल 142 की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का, है ना, आर्टिकल 124 का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का, है ना, जिसमें वो जो फोर्सिबल एसिड इंजेक्शन कराया गया है सर्वाइवर्स को एक तरह से यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे इस सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रिकॉग्नाइज किया इसको, बिकॉज कंप्लीट जस्टिस न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 124 पावर है कि कुछ भी वो बना सकता है, सही चीज़ बता सकता है। एंड इट रिकॉग्नाइज इंटरनल ट्रॉमास को भी रिकॉग्नाइज किया गया।
एंड पैरिटी बिटवीन इंजेक्शन एंड थ्रोइंग दोनों के बीच में बताया गया कि यार इंजेक्शन करना और पिलाना और फेंकना दोनों बराबर चीज़ है, ऐसा बोला। एंड डायरेक्टिव गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो पैनल एंड बिल लॉज हैं उसको स्ट्रेंथन करे यार। डायरेक्टिव्स टू गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन पैनल एंड बिल लॉस, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाए जो विक्टिम्स हैं उनके लिए। कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर की बात की गई यार, जो विक्टिम्स हैं उनके लिए इनको सोशली रीइंटीग्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है, ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मैन एसिड अटैक विक्टिम से रिलेटेड यहाँ पे ये बात सब चीज़ चल रही थी, एसिड थ्रोइंग एडमिनिस्ट्रेशन विक्टिम्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार, इंडिया का जो यूएनएससी कैंपेन है 2028 से 29 तक रहेगा। इंडिया हैज़ ऑफिशियली लॉन्च इट्स कैंपेन फॉर अ नॉन परमानेंट सीट, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसका रहेगा 2028-29 टर्म में। यहाँ पे शांति विजन को ये अपनाएगा। तो इसके बारे में हम बात करें, इंडिया यूएनएससी कैंपेन। शांति विजन की बात करें तो ये शांति विजन है, यहाँ पे होलिस्टिक एडवांसमेंट करेंगे थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, इसकी बात की गई यार। सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी ना, रूल बेस्ड इंटरनेशनल जो ऑर्डर है इसके बारे में बात करें, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करें तो वो ये शांति विजन रखता है। बाकी जो कोऑपरेटिव गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, कोऑपरेटिव ग्लोबल गवर्नेंस, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये रखने की बात की है। लाइक डेवलपमेंट एंड पीस को सामने रखा गया इंडिया के द्वारा। डेवलपमेंट एंड पीस, फूड एंड जो हेल्थ सिक्योरिटी हो गया, एनर्जी एंड जो क्लाइमेट सिक्योरिटी है इसके बारे में बात करते हैं यार। यूएनएससी की स्ट्रक्चर, नॉन परमानेंट सीट की बात करें यूएनएससी स्ट्रक्चर एंड नॉन परमानेंट सीट्स की बात करें सो टोटल यहाँ पे 15 टोटल मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं।
5 परमानेंट, जिसमें कौन कौन है भाई? यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना एंड रसिया। एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका 2 ईयर का टेन्योर होता है यार। कोई वीटो पावर नहीं होता इनका। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होता है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें एशिया, यहाँ पे जो एशिया एंड ना अफ्रीका एंड जो एशिया पैसिफिक है वहाँ पे 5 सीट दिया गया है। लैटिन अमेरिका की बात करें एंड कैरिबियन को यहाँ पे 2 सीट दिया गया है। वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स को 2 सीट्स दिया गया है। ईस्टर्न यूरोप को 1 सीट दिया गया है। इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो यूएन जनरल असेंबली इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से होता है यार। टू थर्ड मेजोरिटी रिक्वायर्ड है यहाँ पे। मिनिमम 128 वोट की ज़रूरत होती है यहाँ पे जीतने के लिए कि नॉन परमानेंट मेंबर कौन होगा। मिनिमम 128 वोट की ज़रूरत पड़ती है। जो रिटायरिंग मेंबर्स हैं यहाँ पे नॉट इमीडिएटली री इलेक्टेड, या जो रिटायर होते हैं उनको फिर से री इलेक्ट नहीं करते इमीडिएटली। उसके बाद जो इंडिया का यूएनएससी हिस्ट्री की बात करें इंडियाज यूएनएससी हिस्ट्री की बात करें तो 8 टाइम मेंबर रह चुका है भाई इंडिया। सर्व्ड 8 टाइम्स प्रीवियसली। पास्ट टर्म की बात करें तो पास्ट टर्म में इंडिया जो है 1950 से 51 के बीच मेंबर रहा था। 1967-68 में मेंबर रहा था। 1972-73 में मेंबर रहा था। 1984-85 में मेंबर रहा था। 1991-92 में मेंबर रहा था। 2011-12 में मेंबर रहा था। 2021-22 में मेंबर रहा था। अब ये 8वां बार मेंबर बनेगा। बाकी जो यूएनएससी का जो रोल है उसके बारे में बात करें तो यूएनएससी का क्या रोल है भाई? रोल ऑफ यूएनएससी की बात करें सो एक क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी है यार ये। इट इज़ अ प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। अथॉरिटी फॉर बाइंडिंग रेजोल्यूशन एंड सैंक्शन। अथॉरिटी फॉर बाइंडिंग रेजोल्यूशन एंड सैंक्शंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार
अबाउट जो छोटे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स रिलेटेड उसके बारे में बात करें सबसे पहले तो हम बात करते हैं इरिथ्रोलोज की, बिकॉज एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया इरिथ्रोलोज एक ट्रू शुगर मॉलिक्यूल को कहाँ पे इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, जिससे जो ओरिजिन ऑफ लाइफ क्लूज को यहाँ पे ये बता रहा है इरिथ्रोलोज। सो इसके बारे में बात करें इरिथ्रोलोज इन स्पेस। इरिथ्रोलोज की बात करें तो डिस्कवरी की बात करते हैं भाई। सबसे पहले तो इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड में इसको डिस्कवर किया गया यार। इंटरस्टेलर molecular cloud, and it is found using WEBS and IRAM radio telescope, and ये फर्स्ट ट्रू शुगर मॉलिक्यूल है इन इंटरस्टेलर स्पेस। फर्स्ट ट्रू शुगर मॉलिक्यूल इन इंटरस्टेलर स्पेस। साइंटिफिक फीचर्स की बात करें जो इरिथ्रोलोज है ये 4 कार्बन मोनोसैकेराइड है यार। अबंडेंस की बात करें तो ये 8x ज़्यादा है 3 कार्बन शुगर से, एंड ये प्रीकर्सर है यार। जो 3 न्यूक्लिक एसिड है टीएनए का, यहाँ पे ये प्रीकर्सर है ना, बिकॉज इसी से तो क्या बनेंगे, शुगर से ही तो क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड तो सबसे पहले तो प्रोटीन बनाया गया यार। सो इट इज़ द प्रीकर्सर फॉर 3 एक तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ को बता रहा है कि कहीं और भी ओरिजिन हुआ होगा, हो रहा होगा, है ना। इंटरस्टेलर मीडियम की बात करें ISM की, तो ये जो इंटरस्टेलर मीडियम है ये किससे बना हुआ है, तो 99% गैस से बना हुआ है, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम। डस्ट से बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है। इसके अंदर फेजेस तो एक कोल्ड फेज है जहाँ पे मॉलिक्यूलर क्लाउड होता है, एक वार्म फेज है जहाँ पे आयोनाइज्ड गैस होता है, एंड एक हॉट फेज है जहाँ पे सुपरनोवा होता है। सो फेजेस ऑफ इंटरस्टेलर स्पेस की बात करें तो एक कोल्ड होता है जहाँ पे मॉलिक्यूलर क्लाउड्स होते हैं, एक वार्म फेज होता है जहाँ पे आयोनाइज्ड गैस होता है, एंड एक हॉट स्पेस होता है दैट इज सुपर नोवा। रोल की बात करें गैलेक्टिक रिसाइकलिंग एंड स्टार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे रहा था यार, पैराक्विट डाइक्लोराइड को इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे नेशन वाइड बैन किया बिकॉज इसके जो हेल्थ रिस्क हैं एंड स्पेसिफिक एंटीडोट की जो कमी है, बिकॉज कोई अगर खरपतवार नाशक या फिर जो वीड्स को मारने के लिए दवाई उसको खा के आया तो उसको एंटीडोट नहीं होता यार। इंडिया ने जो 70 कंट्रीज़ ने इसको बैन किया है उसकी लिस्ट में एक तरह से अपना जगह बनाया, ठीक है, जिसने पैराक्विट को एक तरह से बैन किया है।
सो पैराक्वेट डाइक्लोराइड बैन की बात करें, इसको जिसने इंजेस्ट कर लिया, जो इसको इंजेस्ट करे तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं बचने के यार। पैराक्वेट डाइक्लोराइड बैन। पैराक्वेट डाइक्लोराइड के जो रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट है उसकी बात करें, तो एक नेशन वाइड बैन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नेशन वाइड बैन बाय इंडियन गवर्नमेंट, है ना। सेक्शन 27 ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968 के अंदर इसको बैन किया गया। सेक्शन 27 ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968 and it is banned by 70 plus countries। नेचर एंड रिस्क की बात करें, जो पैराक्वेट है ये नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है यार। सबको, जो भी पेड़ इसके कांटेक्ट में आता है उसको ये मार देता है। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली पॉइजनस विथ नो स्पेसिफिक एंटीडोट यार। कोई इसको थोड़ा सा भी अमाउंट ले ले तो वो बचने का चांसेस उसका बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम। एक्सट्रीमली पॉइजनस विथ नो स्पेसिफिक एंटीडोट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें, सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन से लोगों की जान जा सकती है यार। सो ये बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज न्यूज़ मेथड इज ट्रायल इन एब्सेंशिया, दैट इज जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने एक्सपेक्ट किया टू सी का ट्रायल इन एब्सेंशिया अगेंस्ट जो हाफिज सईद है अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इन पहलगाम टेरर अटैक केस। हाफिज सईद के अगेंस्ट यहाँ पे क्रिमिनल ट्रायल कंडक्ट किए जाएंगे विदाउट फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल इन एब्सेंशिया, बिना उसके प्रेजेंस उसकी यहाँ पे ट्रायल चलना इज कॉल्ड एज ट्रायल इन एब्सेंशिया। तो ट्रायल इन एब्सेंशिया और ट्रायल इन एब्सेंस, लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो सेक्शन 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ये कंडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 356 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड टारगेट करता है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उनको। इट टारगेट्स प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ऑफेंस इज पनिशेबल बाय 10 ईयर प्लस इम्प्रिजनमेंट। अगर ऑफेंस प्रूफ हो जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव ऑफेंस तो इसको यहाँ पे पनिशेबल होगा ये बाई 10 प्लस ईयर पनिशमेंट्स, सॉरी 10 प्लस ईयर इम्प्रिजनमेंट, है ना। यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी केसेस भी एप्लीकेबल है जो ट्रायल इन एब्सेंशिया है वहाँ पे।
इट अप्लाइज ओनली टू एन एक्यूज डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर सेक्शन 84 के अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जो प्रोक्लेम्ड होते हैं उसी को यहाँ पे एप्लीकेबल है, या ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है यहाँ पे अगर एक्यूज हो जाता है ऑफेंस से, उसको दोषी करार दे दिया जाएगा तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 10+ ईयर का लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर डेथ पेनल्टी भी दिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोसीजर सेफगार्ड की बात करें, प्रोसीजरल तो 2 कंसेक्यूटिव अरेस्ट वारंट 30 डे अपार्ट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। And 30 days public notice is also required यार। 30 day public notice is required। and जो 90 days waiting period है after framing charges, 90 day waiting period after framing charges, मैंडेटरी जो स्टेट फंडेड लीगल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट, ये हमने बात की वो ट्रायल इन एब्सेंशिया की। यहाँ पे मैंडेटरी स्टेट फंडेड लीगल रिप्रेजेंटेशन, जो लीगल रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्टेट फंडेड होगा और ये रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो जोधपुरी मोजेरी सेट्स थे उनको जीआई टैग मिला है यार, है ना। जीआई टैग किसको दिया गया, जोधपुरी मोजेरी जो है वो एक तरह से हैंडीक्राफ्ट लेदर फुटवेयर्स होते हैं, जिसके बारे में बात करें यार जोधपुरी मोजरी जीआई प्रोडक्ट डिटेल्स की बात करें ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट लेदर फुटवेयर्स होते हैं ये। जोधपुरी मोजरी जो है वो क्या है, इट इज़ ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्टेड लेदर फुटवेयर। ओरिजिन की बात करें तो जोधपुर राजस्थान से ओरिजिनेट करते हैं एंड दिस इज क्राफ्टेड बाय जिनगर, दैट इज जिनगर कम्युनिटी है वो इसको बनाते हैं यार। बाकी इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसकी बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट ऑफ 100 करोड़ यहाँ पे ये मार्केट है। यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट में डोमेस्टिक मार्केट है अराउंड 100 करोड़ का। एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो ये ₹10 करोड़ का है एनुअली। सो ये हमने बात की अबाउट जोधपुरी मोजरी जीआई टैग की, ट्रायल इन एब्सेंशिया की, पैराक्यूट बैंड की, ये सब हमने छोटे प्रीलिम्स में बात की। जो मेंस में जो टॉपिक्स थे उसको हमने देखा यार 15 जुलाई 2026 में जो नीचे न्यूज़ में थी इंपॉर्टेंट चीज़ें।